नमस्कार, मैं जय विजय सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय विजय सिंह में। आज का हमारा विषय होगा फाइव आइज, जो कि एक खुफिया संगठन है। तो जानते हैं कि हाल ही में यह चर्चा में क्यों है फाइव आइज, और हो सकता है आने वाले सरकारी एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में कई क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। तो समझते हैं फाइव आइज हाल ही में चर्चा में क्यों है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कनाडा में 3 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी आतंकवादी था, यहाँ एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है, कनाडा के प्रांत का ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत, इसके सरे नामक शहर में हरदीप सिंह निज्जर की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो इस मुद्दे पर कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इनडायरेक्ट तौर पर भारत पर यह आरोप लगाया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है। यह आरोप उन्होंने बिना किसी आधार के लगाया है। यह आरोप लगाते ही भारत और कनाडा के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। तो हम समझते हैं कि यह हरदीप सिंह निज्जर जो है, यह कौन था और क्या था। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि यह एक खालिस्तानी आतंकवादी था। तो सर्वप्रथम ये जानते हैं कि खालिस्तान आतंकवादी था, तो कैसे यह खालिस्तान नामक शब्द अस्तित्व में आया और क्या है यह खालिस्तान और इसका अर्थ क्या होता है। जैसे खालिस्तान का मतलब होता है खालसे की सरजमीन, खालसे की सरजमीन, और खालसे का मतलब होता है जिस पर, जैसे ये कोई जमीन है, ये कोई टुकड़ा है, इसे अगर खालिस्तान नाम दे दिया जाता है तो इसका मतलब होता है खालसे की सरजमीन। और खालसे का मतलब होता है जिस पर सिर्फ एक का हक हो, उसको हम खालसा कहते हैं। और खालसा पंथ जो है वह सिख धर्म से संबंधित है। इस प्रकार की भारत के एक अलग से भूभाग पर एक धार्मिक आधार पर और सांप्रदायिक आधार पर एक देश को बनाने की मांग भारत देश में बहुत पहले से चली आ रही है, जिसे हम खालिस्तान आंदोलन का नाम देते हैं। ठीक है। और यह जो खालिस्तान आंदोलन नाम दिया गया, तो यह भारत का जो पंजाब शहर है, जहां पर भारत का जो पंजाब राज्य है, इसमें भारत का पंजाब और पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब और राजस्थान का कुछ क्षेत्र को सम्मिलित करके यह मांग खालिस्तानी मूवमेंट के द्वारा तेज की गई कि एक अलग से खालिस्तान देश का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। तो प्रश्न ये उठता है कि खालिस्तान की जो मांग आई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो जैसे ही जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अधिवेशन होते थे। उसी समय मुस्लिम लीग भी अस्तित्व में थी। उस समय एक घोषणा पत्र लाया गया जिसे हम कहते हैं लाहौर घोषणा पत्र।
जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पेश किया गया था। इस घोषणा पत्र में पृथक पाकिस्तान की मांग थी। पाक मतलब पवित्र, स्थान मतलब जगह, यानी कि कुरान में जो पाक शब्द है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने उस समय पाकिस्तान की मांग की थी लाहौर अधिवेशन में। और पाकिस्तान का जो इसी अधिवेशन में जो प्रस्ताव था कि पृथक पाकिस्तान चाहिए भारतीय मुसलमानों को, यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पेश किया गया था। इसी पाकिस्तान प्रस्ताव को देखते हुए एक सिख समुदाय के जो डॉक्टर हैं, उनका नाम था डॉक्टर वीर सिंह भट्टी। सिख समुदाय से बिलोंग करने वाले डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने उसी समय एक पृथक खालिस्तान की मांग की, यानी कि जिसका मतलब है खालसे की सरजमीन। लेकिन उस समय इनकी यह मांग नहीं मानी गई और आज भी नहीं मानी गई। लेकिन पाकिस्तान की यानी कि पृथक पाकिस्तान की मांग मान ली गई और स्वतंत्रता के बाद दो अलग अलग राष्ट्र, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान, विभाजित हो गए। इसी को देखते हुए सिख समुदाय ने एक आंदोलन चलाया कि हमें पृथक खालिस्तान चाहिए। और जब सरकार ने इनकी मांगों को नहीं माना तो ये हिंसक कार्रवाई पर उतर आए और हथियारों के माध्यम से और खूनी संघर्ष के माध्यम से इन्होंने खालिस्तान की जो मांग है उसे प्रबल करने की कोशिश की। और इसी क्रम में कई खालिस्तानी आतंकवादी ग्रुपों का जन्म हुआ। उसी ग्रुप में से एक खालिस्तान ग्रुप जिसका नाम है खालिस्तान टाइगर फोर्स, हरदीप सिंह निज्जर इसी का चीफ कमांडो था। और यह जो चीफ कमांडो बना गुरदीप सिंह दीपा, जिसका नाम गुरदीप सिंह उर्फ दीपा, के बाद हरदीप सिंह निज्जर ने केटीएफ की कमान संभाल ली। तो देखा जाए था तो ये आतंकवादी, क्योंकि एनआईए ने 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट घोषित किया था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। इस मुद्दे को देखते हुए अगर कनाडा की गवर्नमेंट को, पहली बात तो इसे आश्रय अपने यहाँ देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब यह भारत देश में आतंकी संगठन है और वह उसका प्रमुख है तो यह तो एक तरीके से टेररिस्ट, एक तरीके से क्या टेररिस्ट ही था। तो अगर कनाडा की सरकार इसे प्रश्रय ना देती तो आतंकवादी यानी खालिस्तान विरोधी यानी भारत विरोधी गतिविधियां कनाडा में ना होती। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कनाडा में बहुत से ऐसे खालिस्तान समर्थक संगठन हैं जो कि पृथक खालिस्तान की आज भी मांग करते हैं, वहां से संचालित होते हैं और भारत के अंदर ही अंदर एक भारत विरोधी यानी कि भारतवर्ष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि एक अलग से खालिस्तान बनाया जाए। उन्हीं संगठनों में से कुछ अन्य संगठनों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है खालिस्तान टाइगर फोर्स। उसके बाद खालिस्तान कमांडो फोर्स केसीएफ। उसके बाद एक और आतंकवादी संगठन का नाम आता है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स केएलएफ। उसके बाद एक और आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। उसके बाद एक और आतंकवादी संगठन है जो बहुत ही व्यापक स्तर पर इस खालिस्तान के
मूवमेंट को बढ़ावा देता है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। यह जो संपूर्ण खालिस्तान मूवमेंट है 1900 और 1980 और 84 के मध्य अपनी चरम सीमा पर था। तो उसके बाद जब ऑपरेशन नेवी ब्लू स्टार चलाया गया तो इस मूवमेंट को दबाया गया और हमेशा हमेशा के लिए भारत की ज़मीन से इसे खत्म किया गया। लेकिन अंदर ही अंदर यह आतंकवादी संगठन भारत विरोधी गतिविधियां करते रहते हैं और ये जितने भी खालिस्तान टाइगर फोर्स जितने भी आतंकवादी संगठन हैं यह सारे कनाडा से ही संचालित होते हैं। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि अभी तक कनाडा की सरकार ने जब यह आतंकवादी घोषित था तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की और क्या मजबूरी थी कनाडा की सरकार की। तो थोड़ा इसे जानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो हैं इनकी क्या मजबूरी है। खालिस्तान की जैसे टोटल जनसंख्या है जो 4 करोड़ के लगभग है, इस 4 करोड़ में से 14 लाख भारतीयों की जनसंख्या है और इन 14 लाख में से 7,70,000 के करीब सिख समुदाय की जो भारतीय सिख समुदाय है उसकी जनसंख्या कनाडा में निवास करती है। और इतनी बड़ी जनसंख्या जो सिख समुदाय की है कनाडा में निवास करती है वो वहाँ पर वोटर भी है। और कनाडा में एक पार्टी है जिसका नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके प्रमुख है जगमीत सिंह जिसके प्रमुख हैं। जो कनाडा की पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह इसके प्रमुख हैं और जगमीत सिंह का संबंध आतंकवादी संगठनों से रहा है। और जैसे ये कनाडा पहुंच जाते हैं तो उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण कर लिया और यहाँ पर जाकर राजनीति में उतर आए। अगर जगमीत सिंह को पेशे से देखा जाए तो ये पढ़े लिखे शख्स हैं और LLB की डिग्री है इनके पास। उसके साथ साथ यह एक पॉलिटिशियन भी है क्योंकि पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये जगमीत सिंह जो हैं यह ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में ही रहते हैं जहां पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। क्लियर। तो अगर जस्टिन ट्रूडो इन पर कार्रवाई करते तो हो सकता है जो इनकी पार्टी के पास वर्तमान समय में 24 सांसद हैं वो जस्टिन ट्रूडो से अपना समर्थन वापस ले लेते और ट्रूडो की सरकार गिर जाती। इसी पॉलिटिकल एजेंडे को देखते हुए जस्टिन ट्रूडो ने इन आतंकवादी समूह पर कार्रवाई नहीं की जो कि इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि आतंकवाद को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग टू दोनों ही देशों की प्राथमिकता है। लेकिन पॉलिटिकल एजेंडे को देखते हुए ऐसा नहीं किया और उसके बदले में एक बात और कि बिना किसी पक्ष आधार पर या बिना किसी सबूत के हमारे भारत देश पर और हमारी भारत की सरकारी एजेंसियों पर, गुप्तचर एजेंसियों पर इस बात का बेबुनियाद एक जुम्मा थोपा गया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने कराई है, जो कि एक निहायत ही बेकार और गलत अंजाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जो कनाडा की जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं। एक तो वहाँ का जो राजा होता है जो कनाडा का मूल ब्लड जिसमें कनाडा को यानी कनाडियन ही हो, दूसरा वहाँ की सीनेट और तीसरा यहाँ का हाउस ऑफ कॉमन्स है। इसी हाउस ऑफ कॉमन्स में टोटल जो है कि 338 सीटें हैं, उसमें से 24 सीटें हैं जो जगमीत सिंह की पार्टी के पास हैं, जो उनका समर्थन दे रहे हैं ट्रूडो का। चलिए ये बाद का विषय है, इतना नहीं। तो अब देखते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया कि भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है या है इस हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में, और जो इनके कहने का आधार है एक खुफिया संगठन है जिसका नाम है 5 आइज।
इनके बयान को फाइव आइज संगठनों की जो रिपोर्ट है उसका समर्थन प्राप्त है। इसी समर्थन के आधार पर जस्टिस ट्रूडो ने भारत पर अंजाम लगाया है। इसलिए ये फाइव आइज आजकल बहुत ही सुर्खियों में है। अब जानते हैं कि ये फाइव आइज है क्या। जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि फाइव मतलब 5, आई मतलब आंख, यानी कि 5 आंख इक्वल टू कंट्री, यानी 5 देशों का एक खुफिया संगठन है जिसे हम फाइव आइज के नाम से जानते हैं। जब दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय यूके यानी कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान और जर्मनी की खुफिया सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की कि जिससे कि इनकी जानकारी प्राप्त हो सके। इसी को देखते हुए इस संगठन का निर्माण सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया। तो यह यह फाइव आइज जो संगठन है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि जर्मनी, जापान और रूस की खुफिया जानकारी एकत्रित करनी थी। 1943 में जब ब्रिटेन और यूएसए के मध्य एक समझौते की नींव रखी और इसी समझौते की नींव के तहत 1946 में यूएसए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए और इसी यूके एग्रीमेंट या यूएसए एग्रीमेंट के तहत एक गुप्तचर एजेंसी या गुप्तचर संगठन अस्तित्व में आया जिसको इन देशों ने नाम दिया फाइव आइज। अब कोई पूछता है कि फाइव आइज का अस्तित्व किस समझौते के तहत आया, तो यूके यूएसए समझौता जो 1946 में हुआ था उसके तहत फाइव आइज का जो है नींव पड़ी और फाइव आइज का निर्माण किया गया इसी के द्वारा। देखो अभी तो दो देशों के मध्य समझौता यूके और यूएसए, तो इसमें सिर्फ दो ही देश है 1946 में जब समझौता हुआ है, एक यूके और दूसरा यूएसए। 1949 में इसमें कनाडा शामिल हो जाता है। 1949 में तो इस प्रकार हमने जाना कि जस्टिस ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और कनाडा जब 1949 में इस फाइव आइज में यानी कि यूके यूएसए एग्रीमेंट के तहत जो एक संगठन बनाया गया इसके तीसरे सदस्य के रूप में अभी दो 1949 तक 3 ही सदस्य हो रहे, अभी 5 नहीं हो रहे, 3 ही हो रहे 1949। अब जाके ये फाइव आइज में कन्वर्ट हुआ। तो 1949 में यदि शामिल होता है कनाडा तो यहां से मैं समझ में आया कि फाइव आइज का यह सदस्य है और इसी फाइव आइज ने रिपोर्ट दी है जो कि भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है, भारत सरकार का हाथ हो सकता है, भारत का हाथ है हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में। 1949 में कनाडा इसमें शामिल हो जाता है। तो 1946 के बाद यूके यूएसए अब कनाडा और कनाडा के बाद 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस अलायंस यानी कि इस संगठन में शामिल होते हैं। इस प्रकार इस संगठन का अब 1956 में नाम पड़ता है फाइव आइज, जो कि एक खुफिया संगठन है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अब इस फाइव आइज में कितने देशों का समूह है? 5 देशों का। यूके यूएसए इन दोनों का तो एग्रीमेंट 2, कनाडा 1949 में शामिल हुआ, 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शामिल हुआ। तो 5 देशों का यह संगठन है। इस फाइव आइज ने आने वाले समय में अपने इस संगठन का विस्तार किया और यह फाइव आइज से 9 आइज में रूपांतरित हो जाता है।
कैसे रूपांतरित हो जाता है कि 5 या इसमें 4 देश और जुड़ेंगे तब तो 9 बनेगा, 9 होगा। तो नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे। जब 5 के बाद 4 देश और जुड़ जाते हैं, नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे, तो इसका नाम 9 आइज पड़ जाता है। उसके बाद 9 आइज से इसका नाम फिर 14 आइज पड़ा। 14 आइज में फिर और देश जुड़ते हैं, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन और स्वीडन। इस प्रकार 5 आइज जो संगठन है वह 9 आइज और 14 आइज में परिवर्तित हो गया है। हालांकि हम ये जानते हैं कि जब यह समझौता हुआ था, 5 आइज समझौता, तो इसे आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन 1980 के दशक में इसकी जानकारी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं थी। लेकिन यूके एग्रीमेंट की फाइलों की जो जानकारी है वर्ष 2010 में प्रकाशित की गई। इस प्रकार से आधिकारिक तौर पर देखते हैं यह 2010 में अस्तित्व में आया। जानकारी सबको पता चली, 2010 में इसकी फाइल उजागर हुई ना, 2010 में। क्लियर। आगे वर्ष 2016 में 5 आइज की एक काउंसिल बनाई गई जिसका नाम है 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू। यह एक 5 आइज संगठन की एक काउंसिल है जो 2016 में बनाई गई। इस काउंसिल का नाम है 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरड्राफ्ट रिव्यू काउंसिल, जो कि 2016 में अस्तित्व में आई। यह एक गैर राजनीतिक खुफिया निगरानी वो काउंसिल है और यह क्या करती है, समीक्षा करती है, और अब जो इसमें देश शामिल है 5 आइज में, उनकी निगरानी करती है और सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम है कि जो भी 5 आइज कंट्रीज के देश हैं, उन देशों को एक दूसरे को अपनी खुफिया जानकारी प्रदान करना, खुफिया संचार नेटवर्क प्रदान करना तथा जानकारी देना कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं चल रही है जो इन देशों के हितों के खिलाफ हो। तो ये एक दूसरे के लिए अपनी रणनीति भी साझा करते हैं, यानी कि, और साथ साथ में एक दूसरे को अपना विचार भी साझा करते हैं, खुफिया विचार, और एक दूसरे को सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। ठीक है, इतना हमने समझा। अब देखते हैं कि आगे जो भारत और कनाडा का जो मुद्दा है ये काफी प्रबल हो चुका है, जिसमें कई एक दूसरे के एम्बेसडर को भी निलंबित कर दिया है। इस मुद्दे पर जो है दोनों देशों को एक पटरी पर वापस यही देश ला सकते हैं जो 5 आइज में शामिल हो। तो यह देश मुख्य रूप से ऐसा अमेरिका ही कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते वर्तमान में अच्छे हैं और अमेरिका ने समर्थन भी किया है भारत का कि ऐसा हरकत भारत कभी कर ही नहीं सकता है, ना ही इस हत्याकांड में, निज्जर के हत्याकांड में भारत का हाथ हो सकता है। तो दोनों को एक साथ पटरी पर लाने के लिए अमेरिका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार की हमने समझा कि 5 आइज जो है कि एक खुफिया संगठन है जिसमें 5 देश शामिल हैं और यह यूके यूएसए एग्रीमेंट के तहत अस्तित्व में आया, जो कि 1946 में हुआ था। 1949 में इसमें कनाडा शामिल हुआ, 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए। इस प्रकार की यह 5 आइज के रूप में कन्वर्टेड हो गया। बाद में 9 आइज और यही 14 आइज के रूप में एक गुप्तचर संगठन जो है अस्तित्व में आया। अब चलिए कुछ हम और देखते हैं। एक बहुत ही देखते हैं कुछ प्रमुख खुफिया एजेंसियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देश है
अमेरिका अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है CIA। यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। जी हाँ, CIA, जिसका नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका पूरा नाम है C से सेंट्रल, I से इंटेलिजेंस एजेंसी। CIA संयुक्त राज्य अमेरिका की एक निगरानी समिति है जिसमें लगभग 21,000 कर्मचारी कार्य करते हैं और इसके ऊपर जो USA गवर्नमेंट है हर साल 15 से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करती है, यानी कि इसका बजट है 15 से 20 बिलियन डॉलर। इस प्रकार की हमने जाना कि CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। इसी अमेरिका की एक दूसरी महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है NSA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज एजेंसी। इस पर भी सरकार हर साल 10 से 15 बिलियन USA डॉलर खर्च करती है। इसमें लगभग 30,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका की दो महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है, CIA और NSA, नेशनल सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। एक अन्य महत्वपूर्ण गुप्तचर एजेंसी है जिसका नाम है SIS। यह यूनाइटेड किंगडम की एक खुफिया एजेंसी है। कौन सी है? SIS। इसके बाद एक कनाडा की भी सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम है कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। कनाडा की है कनेडियन, जिसका नाम है CSIS, कनाडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। ऑस्ट्रेलिया की देख लो, AISS, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस। इसके बाद DGSC का नंबर आता है जो फ्रांस की एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी एजेंसी है जिसका नाम है D से डायरेक्टेड जनरल सिक्योरिटी एजेंसी। इसको जर्मनी की है VND, जर्मनी की एक सिक्योरिटी एजेंसी है। उसके बाद MSS एक अन्य महत्वपूर्ण सिक्योरिटी एजेंसी है, MSS। इसका ध्यान रखना, यह चीन की एक खुफिया विभाग की सिक्योरिटी एजेंसी है, इसका नाम है MSS।
क्या नाम है? MSS, मिलिट्री ऑफ इंटेलिजेंस सेफ्टी। मिलिट्री ऑफ इंटेलिजेंस सेफ्टी। एक अन्य एजेंसी है जिसका नाम है FSB, यह भी रूस की है। FSB जिसका नाम है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जिसका नाम है फेडरल सिक्योरिटी FSS, यह रूस की सरकारी एजेंसी है। यह रूस की जो सरकारी एजेंसी है यह भी बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है। 5 से 10 बिलियन डॉलर इस पर रूस हर वर्ष खर्च करता है और इसमें तो बहुत ही लगभग 3 लाख लोग इसमें कार्यरत करते हैं। इजराइल की जो महत्वपूर्ण एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, 1994 में मोसाद, यह बहुत महत्वपूर्ण है मोसाद, क्योंकि एक तो इजराइल बहुत छोटा सा देश है और टॉप की एजेंसी है। इसके सीक्रेट एजेंट बहुत ही अच्छे काम करते हैं। भारत की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, बेसिकली देखा जाए तो उनका इशारा भारत की गुप्तचर एजेंसी की तरफ है। रॉ भारत की प्राथमिक खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखते हैं इसकी स्थापना क्यों हुई कि 1968 में 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। भारत और चीन युद्ध के बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि जो गुप्त सूचना है उनका आदान प्रदान उनकी सूचनाएं मिलनी चाहिए कि कोई देश है जो चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये भारत के खिलाफ कोई गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए रॉ की स्थापना 1968 में कर दी गई। और वर्तमान में जो रॉ है यह एक डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट की जाती है, यानी रॉ का नेतृत्व एक डायरेक्टर करता है और यह डायरेक्टर है जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग स्थापना 1968, भारत और चीन युद्ध 1962 के बाद इसकी स्थापना, और रॉ को एक डायरेक्टर करता है जो कि सीधी अपनी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देता है। हालांकि रॉ में जो कर्मचारी हैं वो पुलिस फोर्स और इंडियन सिविल सर्विस IAS IPS UPSC से हो सकते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो पुलिस में हो वह भी रॉ में जा सकते हैं, फोर्स में हो वह भी रॉ में जा सकते हैं, सिविल सर्विस वाले भी रॉ में जा सकते हैं। वर्तमान में जो रॉ है इसके द्वारा कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए हैं जिससे कि हमारे देश को सुरक्षा प्रदान हो सके। लेकिन आज का विषय हम यहीं पर खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।